ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो बात आती है लाइट क्या है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं? बिल्कुल। बहुत बड़ी रेंज में से इतने नैनोमीटर से इतने नैनोमीटर के बीच में जो लाइट होगी, यानी यार इस नैनोमीटर से कम वेवलेंथ भी होती होगी और इस नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ भी होती होगी, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। बट केवल हमारी आंख इतनी रेंज को सेंस कर पाती है। तो इतनी रेंज को हमने अलग कैटेगरी नाम क्या दिया है? लाइट। बेसिकली नेचर में लोगों ने लाइट ही पहले देखी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो भूले भटके बहुत बाद में लोगों को पता चला, है ना। तो लाइट के बारे में बहुत जमाने से चीजें लिखी जा रही थी, समझी जा रही थी। न्यूटन ने अपनी पूरी एक किताब लिखी थी लाइट पे, और पहला नाम ऑप्टिक्स वहीं से आया है। उसने CS नहीं लिखा था, KS लिखा था, ऑप्टिक्स, वहां से ये शब्द बन रहा है। ठीक है। तो हम लोग इतनी रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइट, क्योंकि हमारी आंखें उसे परसीव कर पाती हैं, है ना। तो न्यूटन ने लाइट के बारे में क्या बोला था कि लाइट है क्या? जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं आई। अब हम लोग कहते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं आई थी तो न्यूटन का मानना था कि लाइट जो है बहुत टिनी पार्टिकल की एक ट्रेल है जो हमेशा सीधी लाइन में चलती है। उसको बोला गया था न्यूटन का कॉर्पस्कुलर मॉडल। कॉर्पस्कुलर मॉडल, ये इतिहास है यार। इतिहास पे शायद ही थोड़ा बहुत कभी बातें करी जाए, लेकिन फिर भी हमें जान लेना चाहिए, है ना। तो उसने बताया कि लाइट बहुत छोटे पार्टिकल की ट्रेल है जो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है, और उसके परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन उसने कैसे दिया कि जैसे एक बॉल किसी इलास्टिक चीज में टकराते हैं तो रिफ्लेक्ट करके उसी एंगल पे वापस जाती है जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है, इसी तरह से लाइट भी जाती है। तो खैर ये बातें अब कोई मतलब नहीं रखती हैं, उसने पहले बताया था, है ना। In order to explain phenomena of refraction, Newton postulated that the speed of the corpuscle was greater in water and glass than in air. ये भी गलत साबित हो चुका है। उसने अपनी रिफ्रैक्शन की थ्योरी अलग ढंग से बताई थी और उसने कहा था कि लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास और वाटर के अंदर ज्यादा होती है, जबकि अब हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम में एयर के मुकाबले लाइट की स्पीड हमेशा कम होती है। ठीक है। खैर इन बातों का कॉर्पस्कुलर से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे वो रेनबो या डिस्पर्जन देखा जाता है, इन बातों का कॉर्पस्कुलर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है लाइट को लेके, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ज्यादा टेक्निकल लिखा है यार।
ऑप्टिक्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन? दो टॉपिक जो हम लोग में सिलेबस में है, वेव ऑप्टिक्स और दूसरा रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के वेव नेचर डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग लाइट को क्या मानते हैं? वेव और क्वांटा। लाइट के अंदर ड्वेल नेचर होता है, वेव और क्वांटा। तो लाइट का क्वांटम डिस्कशन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं, है ना, और लाइट का वेव डिस्कशन हम लोग किस में करते हैं? वेव ऑप्टिक्स में। तो फिलहाल हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल अलग ही करके चलते हैं, उसको इसमें शामिल नहीं करते। तो ऑप्टिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, और रे ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के देखने संबंधी डिस्कशन करते हैं कि क्यों हमें ऑब्जेक्ट कोई दिखाई देता है, या क्यों हम किसी ऑब्जेक्ट के दिखाई देने का धोखा महसूस करते हैं। मिरर के पीछे हमें चीजें नजर आती हैं, या किसी स्लैब के थ्रू अगर किसी चीज को देखो तो ऊपर उठा हुआ नजर आता है, या लेंस के थ्रू हम लोग इमेज बनाते हैं। तो वो सब डिस्कशन हमें कहां करना है? रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में हमें देखने संबंधी या दिखाई देने के धोखे संबंधी डिस्कशन करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में या इमेज के बारे में। सिंपल, ऑब्जेक्ट क्या है? रियलिटी। इमेज क्या है? दिखाई देने का धोखा। दो चीजों के बारे में हमें बात करना है। तो अब यार रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा अंतर है। रे ऑप्टिक्स किसी एजम्पशन के साथ चलती है जो वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी में सही नहीं है, और वो एजम्पशन है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है ना। जब तक रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो क्या मानेंगे कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, जबकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में बात करते हैं एक लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हम क्या बात करते हैं कि लाइट जब कोई बहुत छोटे ऑब्स्टेकल से पास करती है जो वेवलेंथ के ऑर्डर का है, तो वहां टर्न कर जाती है, बेंड कर जाती है, और उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। एक बहुत छोटे होल से पास करे या बहुत छोटे ऑब्स्टेकल से पास करे तो लाइट बेंड कर जाती है। बट रे ऑप्टिक्स में हमें ऐसा कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। ये डिस्कशन हमारे रे ऑप्टिक्स के डिस्कशन से बाहर है। यहां हम ये मान के चलेंगे लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है ना। इससे हमारा काम चल जाएगा और इसी के आधार पे सारी ज्योमेट्री बनाई जाएंगी। अच्छा, कब तक? जब तक वो किसी मीडियम में ना पड़े। हाँ, ये भी बात है, स्ट्रेट लाइन में चलती कब तक? until it fall on a surface या बाउंड्री, है ना। किसी मीडियम में या सरफेस में गिरने से पहले लाइट हमेशा कैसे चलती है? सीधी लाइन में। जब तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा तब तक सीधी लाइन में चलेगी। दूसरी बात यह है कि लाइट की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट की कलर इंफॉर्मेशन हमारी आंख तक पहुंचती है। बल्कि किसी ऑब्जेक्ट का कलर ही कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि उस मटेरियल की टॉप लेयर जो कलर छोड़ रही है वही उसकी पहचान है। बेसिकली दुनिया का हर एटम लगातार एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन करता है, तो स्पेशली एमिट करने वाली लाइट से किसी चीज का कलर तय होता है। किसी चीज का कलर किससे तय होता है? कि वो मटेरियल कौन से कलर का रेडिएशन बाहर छोड़ रहा है, उससे हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर नजर आता है और उसी से हमें कोई चीज दिखाई देती है ना। इन्हें दिखाई देने के पीछे मॉलिक्यूल का लाइट एमिशन है। जो लाइट एमिशन वो करेगा वही हमें नजर आएगा। बात क्लियर है? तो अभी मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये एक डॉट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर ये येलो कलर का पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वो येलो कलर की लाइट रेज एमिट करेगा, तो हमें समझ में आएगा कि ये येलो कलर का है। सारी पहचान, अगर आंख तक कोई चीज ना आए तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसकी कलर इंफॉर्मेशन क्या है। ऑब्जेक्ट से निकलता है और आंख पे पहुंचता है तो ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन सब कुछ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है, तो हमें सब कुछ लाइव लगता है, हालांकि सब इसमें डिलेड होता है, सब में डिले होता है ना। सूरज हम जब सामने होता है अर्थ के उस रीजन में आता है जहां से हम उसको देख सकते हैं, तो वहां आने के 8 मिनट बाद हमें दिखाई देता है। खैर, तो सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है इन वैक्यूम? कितनी होती है? 3 × 10⁻, और इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट हमारी आंख तक आती है
और जो कलर वहां से निकला है वो कलर इंफॉर्मेशन आंख को देती है ना। अगर किसी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, या किसी वजह से गलती से आ जाए तो भी दिखाई दे जाएगा। तो यार एक आंख किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, ब्लैक आई होती है बट इसमें ब्लैक नजर नहीं आएगा इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। सोच यार एक आंख किसी ऑब्जेक्ट को वहां से देख रही है और एक यहां से देख रही है, एक 3 मीटर की दूरी से देख रही है और एक 1 मीटर की दूरी से देख रही है। पता है किस आंख को ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लियर नजर आएगा, किस आंख को ऑब्जेक्ट ज्यादा साफ नजर आएगा, 3 मीटर वाले को या 1 मीटर वाले को? 3 मीटर। यानी जब भी तुम्हें कोई चीज साफ देखना होती है तो उससे दूर जाते हो, पीछे जाके देखते हो। हाँ देखो यार, मैंने 1 मीटर और 3 मीटर इसीलिए बोला है कि हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आंख की लिमिटेशन क्या है? 25 सेंटीमीटर के पास आने पे क्लैरिटी कम होने लगती है, तो हम 25 सेंटीमीटर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा 1 मीटर और 3 मीटर में किस आंख को ऑब्जेक्ट ज्यादा साफ दिखाई देगा? 1 मीटर। लॉजिक क्या है? देखो यार, आंख को मिलने वाली ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन लाइट रे की वजह से है। मैं पूछूं इस लाइट रे को ज्यादा, इस आंख को ज्यादा लाइट रेज मिली है ना, या इस लाइट रे, इस आंख को ज्यादा लाइट रेज मिली है? लाइट रेज किसको ज्यादा मिली होंगी? जो पास में होगा। ओके चलो उसको पहला बोल दो, अगर किसी दूसरे वाले को ज्यादा लाइट रेज मिलेंगी। लॉजिक क्या है? अगर एक स्फीयर में यहां बनाऊं तो ये लाइट यहां से निकल के इतने रीजन में अभी फैली है और अभी और बड़े रीजन में फैल चुकी है, तो यहां लाइट की इंटेंसिटी कम हो चुकी होगी और यहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आंख का साइज वही है, यहां मैंने 3 रेज दिखाई है तो यहां पे 4 रेज दिखाई हैं, मतलब रिलेटिवली यहां ज्यादा रेज आपको मिलेंगी, और जितनी ज्यादा रेज उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें साफ और क्लियर नजर आता है। यानी यार क्लैरिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ रेज पे, और नंबर ऑफ रेज किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे, है ना। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? 1/r² के। यानी दूरी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी कम, नंबर ऑफ रेज उतनी कम, तो क्लैरिटी उतनी कम। लेकिन ये एक्सेप्शन कहां काम नहीं करता? ये रूल कहां काम नहीं करता? नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के अंदर हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमें ब्लर्ड नजर आने लगता है, बहुत क्लैरिटी नजर। यानी अगर सुई में हमें धागा डालना है तो उसके लिए सबसे आइडियल डिस्टेंस कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सुई इतनी छोटी बनाई जाती है कि उसका होल हमें दिखाई नहीं देता है। तो सबसे साफ कहां दिखाई देगा? 25 पे। उसके पास से जाओगे तो ब्लर हो जाएगा, उससे दूर ले जाओगे तो रेज कम आएंगी। तो सबसे आइडियल डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर। पढ़ने की सबसे आइडियल डिस्टेंस क्या है? 25 नहीं है, क्योंकि 25 में आंख बहुत स्ट्रेंड होती है, सुई में धागा एक बार डालना है, पढ़ाई तो लगातार करना है, तो कम से कम 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है, मतलब डेस्क से तुम्हारे उसकी 35-40 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर आइडियल डिस्टेंस मानी जा सकती है। 25 पे मत पढ़ा करो, 25 स्ट्रेनफुल होती है डिस्टेंस। तो कुछ लोग जो ऐसे पढ़ते ना, ऐसे लगा के, वो कंफर्टेबल नहीं है। क्लियर कर ले यार। एक तो 10th में तुम लोग पढ़ लेते हो, उस समय साइंस पूरी समझ में नहीं आती, और तुम लोगों को बस ये समझ में आ जाता अच्छा 25 सेंटीमीटर में सबसे साफ दिखाई देता है, तो 25 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। ठीक है यार। तो मैंने यार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की मैकेनिज्म क्या बताई है कि जितना ज्यादा रेज उतने ज्यादा क्लैरिटी। हाँ कुछ कुछ बातें नोट करते जाएं इसमें। वेव ऑप्टिक्स पे हम लोग बाद में बातें करेंगे, तो इस पे हमें कुछ बातें करना नहीं अभी। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन बाद में वो लोग करेंगे जो लोग नहीं पढ़े हैं। ज्यादातर लोग पढ़ चुके। कितने लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं? वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा? चल रही है।
अच्छा हाँ, उस बैच में चल रही, मुझे पता होना चाहिए, सही बात है। वही मैं कहूँ चल रही मतलब दूसरी जगह भी जा रहे हो। वहां साउंड चलेगा, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगी। मुझे अपने आप पे डाउट हो गया, मैं इतना भूलने लगा हूं कि बैच में वेव ऑप्टिक्स चल रही है और मुझे ही नहीं पता, मैं ही पढ़ा रहा हूं। फिर लगा नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे होगे तुम लोग। ऑनलाइन में तो आजकल हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कहीं कहीं का? किसका ले रखा? पीडब्ल्यू? अच्छा, सब्सक्रिप्शन मतलब पीडब्ल्यू ही होता है। अच्छा, तो वो तो पूरा ही मिला होगा, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, पढ़ लिया करो, जब सब्सक्रिप्शन लिया है तो पूरा वसूलो उसको। और बायो वाले सर से क्या बोलती हो? बायो वाले सर को पता है। अच्छा, तभी वो मुझे पसंद नहीं करते। बायो वाले सर कौन से हैं? उनके सब टेस्ट देती हूँ और ऑनलाइन मुझे चिढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि बायो वाले सर से बोलती होगी सर केवल फिजिक्स पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है। आप जानते ही फिजिक्स कितना कठिन सब्जेक्ट है, बायो तो एक डॉट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस, जब भी मैं कहता हूं कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अच्छा हमें चीजें दिखाई देती हैं तो उसके पीछे रेस का और रेस के क्राउड का रोल होता है। अगर हम यहां पे दो डॉट रख दें तो कोई भी बता देगा कौन सा डॉट आगे है कौन सा डॉट पीछे है। कैसे बताता होगा? हमें कैसे पता चल जाता है ये थोड़ा चीज आगे है और वो चीज पीछे है? क्योंकि केवल एक रे हमारी आंख पे नहीं आ रही है, रे का पूरा क्राउड आ रहा है। तो ये क्राउड का जो पैटर्न है उसको आंख ट्रैक कर लेती है कि किस एंगल से हमारी आंख पे गिरी, उस एंगल से उसको अंदाजा लग जाता है कि कौन सी चीज पास है कौन सी चीज दूर है, बशर्ते कि वो बहुत माइनर अंतर ना हो। अभी बहुत माइनर अंतर होगा तो आदमी धोखा खा जाएगा। जैसे बहुत दूर की चीजों में हमें कभी क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सी चीज पास है कौन सी चीज दूर है, क्योंकि उस एंगल में बहुत कम अंतर होता है। कौन सा एंगल? ये जो रेस का क्राउड गिर रहा है उसने आंख पे एक एंगल सबटेंड किया है और वो एंगुलर स्पेस हमें फील होता है, हम समझ जाते हैं कि कौन चीज पास है और कौन सी चीज दूर है। क्या बताओ, जो पास से देखेगा उसके लिए ये एंगल ज्यादा होगा और जो दूर से देखेगा उसके लिए एंगल कम होगा, क्राउड का एंगल। तो इसका सब मदद लेके हमारी आंख डिसाइड कर लेती है दूर या पास का अंदाजा। ये सब ऑटो फीचर्स हैं हमारे पास। तो यार एक डॉट ऑब्जेक्ट की कहानी मैंने समझाई है। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? एक्सटेंडेड का मतलब है कि जो बहुत सारे डॉट से मिलकर बना है और हर डॉट वही काम करता है जो एक डॉट करता है। यानी अगर मैं कह दूं कि ये कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है किसी कलर का, ठीक है, येलो कलर का ही है, और इस ये क्या बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे डॉट से, हर चीज मॉलिक्यूल से बनी है, तो मैं कह सकता हूं ये भी बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना और हर डॉट वही काम करेगा जो एक डॉट करता है। यानी अगर यहां कोई आंख है तो मैं कह सकता हूं इस डॉट की भी कुछ रेज मिल रही होंगी इसको, और इस डॉट की कुछ रेज मिल रही होंगी, और इस डॉट की, क्या हर डॉट की कुछ ना कुछ रेज आंख को मिल रही होगी कि नहीं? तो कलेक्टिवली ये पूरा ऑब्जेक्ट देख लेता है, ऊपर से नीचे तक हर डॉट की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आंख को जाती होगी। अब जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता है तो जब हम पूरा कलेक्टिवली देखते हैं तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है ना? हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आंख तक जा रही है। अगर मैं एक बाउंड्री बनाता हूं ये और ये, क्या बताओ जितनी भी रेज इन सारे डॉट्स की आंख को जा रही हैं, क्या वो इस बाउंड्री के अंदर है? इस एंगल को हम एक नाम देते हैं एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन से डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा या छोटा
नजर आएगा। जब डॉट ऑब्जेक्ट है तो हम साइज की कोई बात नहीं करते, लेकिन जब बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हमें साइज की बात करना पड़ती है, और वो किससे डिसाइड होता है? एंगल से। क्या यही ऑब्जेक्ट अगर आंख दूर से देखे तो क्या उसी आंख के लिए क्या ये एंगल छोटा हो जाएगा? तो उसी आंख को दूर जाके देखने पे ये ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा? छोटा नजर आएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब तुम पास से देखते हो तो बड़ा नजर आता है, दूर से देखते हो तो छोटा नजर आता है। यानी ये सारा खेल किससे है कि कितने एंगुलर गैप से सारी रेज हमें रिसीव हो रही, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। वही एरोप्लेन जब एयरपोर्ट पे होता है तो हमें बड़ा नजर आता है, और जब आसमान में उड़ रहा होता है तो ट्वाइस इतना लगता है। क्यों? हमारी आंख पे पड़ने वाली सारी रेज का जो एंगल ऑफ विजन है वो छोटा हो गया है ना। और दूसरी बात, जब आसमान में उड़ रहा होता है तो क्या हम उस पे उसकी खिड़की और उसके दरवाजे और उस पे लिखा हुआ इंडिगो देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंख में जो रेज आ रही है उनका अमाउंट इतना कम है कि हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। बस आभास होता है कि हाँ एरोप्लेन जा रहा है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो क्लैरिटी का लेना देना किससे होता है? दूरी से। दूरी बहुत ज्यादा है तो क्लैरिटी कम हो गई, है ना, और दूरी बहुत ज्यादा है तो ये एंगल कम हो गया, ये वाला एंगल, और ये एंगल कम हो गया तो हमें साइज भी छोटा नजर आता है। तो ये लगभग चीजों को देखने की पैरामीटर्स हैं। छोटी चीजें देखने के लिए, डॉट ऑब्जेक्ट देखने के लिए और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखने के लिए। देखने के लिए हमें इतनी ही बातें पूरी रे ऑप्टिक्स में समझना है। तो अब हमें क्या बातें करना है पूरी रे ऑप्टिक्स में? अरे ये देखने की बातें हो गई, मैंने कहा दो बातें करना है, देखने की और दिखाई देने के धोखे की। तो अब हमें धोखे की बात करना है। रियलिटी की बात हमने कर ली है, और अब हमें किसकी बात करना है? धोखे की। बात क्लियर है? नोट करते जाएं। इसका नाम मैंने एंगल ऑफ विजन रखा है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा था? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अब यार धोखे दो कारण से होते हैं। कौन कौन से दो कारण हैं? ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे मजाक ना करें। अरे ठंड इतनी ज्यादा है, वो हाथ लगा रही है उसको। दो कारण हैं रे ऑप्टिक्स में जिनकी वजह से दिखाई देने का धोखा होता है। कौन कौन से दो कारण? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो पहले हमें बेसिक लॉज पता होना चाहिए, तभी हम इमेज के बारे में बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन भी किसके थ्रू? रिफ्लेक्शन किसी भी थ्रू, नियम एक ही है। बट हम लोगों को कुछ बातें, थोड़ी सी बातें प्लेन मिरर के लिए करना है, फिर किसके लिए बातें करेंगे? स्फेरिकल मिरर के लिए। हाँ भाई, कुछ नोट करना चाहेंगे इसमें से? हो गया है। ये वही चीज समझाने की कोशिश करी है। ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है पास से देखने पे। यही फिर से समझाने की कोशिश की है। कितने बार समझोगे? ठीक। तो प्लेन मिरर सबने देखा है और रोज देखा है। इस समय क्योंकि सर पे लोग टोपा लगा लेते हैं तो कई बार नहीं देखते। ये प्लेन मिरर है और ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसे कर्व्ड होगा। अगर केव वाला पार्ट, धसा हुआ पार्ट स्मूथ है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव, है ना। और अगर ऐसा होगा, तवे जैसा होता है, अंदर से स्मूथ होगा और बाहर से पॉलिश्ड होगा। आई मीन पॉलिश नहीं, कोटिंग होती है उसके ऊपर। तो बाहर से कोटेड है, अंदर से स्मूथ या पॉलिश्ड है, तो ये कौन सा हो गया? कौन? अंदर से स्मूथ है या पॉलिश्ड है? पॉलिश्ड और स्मूथ एक ही शब्द है। पॉलिश्ड कहीं लिखा हो तो वो, और बाहर से कोटेड है, तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव, है ना। ये ऑन पेपर दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे लाइनें बना देते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। और उल्टा दिखा दिया जाए, ऐसा दिखा दिया जाए तो
तो ये स्मूथ है और ये कोटेड है, तो यार इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स है, अंदर धंसा हुआ है तो कॉनकेव है। तो हम लोगों ने 3 तरह के मिरर समझ लिया यार, कौन कौन से? प्लेन मिरर और स्फेरिकल। स्फेरिकल में 2 तरह के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उल्टा रख दिया गया है, ठीक है। ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन का यही तरीका है, वो मैंने केवल तुम्हें समझाने के लिए दिखाया था। बात क्लियर है? और कोई भी ऐसा जनरल मिरर मैंने यहां बना दिया है, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी मिरर हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना कौन सा है? हम लोगों को थोड़ा बहुत प्लेन मिरर के बारे में बात करना है। मेनली जो मेंशन किया है वो किसके बारे में बात करना है? स्फेरिकल मिरर के बारे में। इनमें से कोई भी मिरर हो, सब में एक ही नियम काम करता है। अगर इस पे लाइट पड़ेगी तो किस नियम के हिसाब से वापस जाएगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल लॉ रिफ्रैक्शन का लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में साइंटिस्ट का नाम नहीं आता है, शायद बहुत पुराना होगा, किसी ने दिया होगा, तो इसमें किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं आता, बस इसको सिंपली क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 3 तरह के मिरर जो हमें पढ़ना है, या कोई टेढ़ा मेढ़ा मिरर जो हो सकता है। तुमने टेढ़े मेढ़े मिरर देखे कभी? वो कई बार जू वगैरह में या कहीं सर्कस वाली जगह, मेले एले में ऐसे लगे रहते टेढ़े मेढ़े, तो अपना शेप, कहीं चेहरा बहुत स्क्वीज हो जाता है, कहीं पे पेट बहुत फूल जाता है, कहीं एकदम पतले से दिखा देगा, कहीं बहुत, हाँ। तो किसी भी तरह का मिरर हो, सारे मिरर एक ही नियम पे चलते हैं, और वो नियम क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप कि मैं स्क्रीन बढ़ाता जा रहा हूं, तुम लोग नोट भी करते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा नोट करते जा रहे हो। नोट कर लिया? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी तरह के मिरर के लिए काम करता है। 2 नियम है कि अगर किसी मिरर पे रे पड़ती है तो आने वाली रे, जो लौट के जाने वाली रे, और उस प्लेन पे ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल, ये नॉर्मल हम लोग अपनी सुविधा के लिए डिफाइन करते हैं। इंसिडेंट रे एक सच्चाई है, रिफ्लेक्टेड रे एक सच्चाई है, नॉर्मल हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। नॉर्मल का मतलब होता है प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो हमेशा एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में होता है, नॉर्मल उसी प्लेन में इमेजिन करना होता है। तो पहला नियम यही है कि ये सब एक ही प्लेन में है। और दूसरा और सबसे जरूरी नियम क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल के साथ, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। बस यही मेन नियम है। आई और आर, एंगल आई और एंगल आर, ये क्या होता है? बराबर होता है। यही मेन नियम है जिसके आधार पे आगे का डिस्कशन होते हैं। तो चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो,
सब में अगर रे इंसिडेंट होगी तो उस जगह पे ड्रॉ किए हुए नॉर्मल के साथ आई और आर सेम रहेगा। ये नियम एक जनरल नियम है, हर तरह के मिरर के लिए काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। तो यार प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को लेके हमें बात ही क्या करना है यार, कुछ है ही करने के लिए। मान लिया मैंने इसमें कुछ रे इंसिडेंट करी है और ये एंगल लेटस से थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा होगा। मान लो यार थीटा मन में मानो कि ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो क्या बचा हुआ ये एंगल प्लेन मिरर के साथ ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी 60। तो ये एंगल भी क्या होगा? यानी यार अब हम कह सकते हैं कि अगर आई और आर बराबर होते हैं तो क्या एंगल विद द मिरर, यानी एंगल ऑफ रे विद द मिरर, वो भी बराबर होते हैं। अगर नॉर्मल के साथ एंगल बराबर है तो क्या ये एंगल भी आपस में बराबर ही होंगे? ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कोई दिक्कत है यार? और क्या बात कर सकते हैं हम लोग? तो पहली बात तो यार आई और आर बराबर है, जो मैंने इस एग्जांपल में 30 डिग्री दिया है। और दूसरा क्या 90 माइनस आई और 90 माइनस आर वो भी बराबर होंगे कि नहीं? ये क्या हो गया? ये हो गया एंगल ऑफ रे विद सरफेस। और ये आई और आर क्या होता है? एंगल ऑफ रे विद नॉर्मल। तो आई और आर बराबर होंगे और बचा हुआ एंगल भी बराबर होंगे, जो इस एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया है? 60 डिग्री। इसके अलावा एक डिस्कशन हम यहां और करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है कि कोई अपने रास्ते से कितना एंगल भटक गया है, जिस रास्ते में आ रहा था और जिस रास्ते में अब जा रहा है उसमें वो कितना भटक गया है। मुझे बताओ, अगर ये मिरर रास्ते में ना आता तो ये रे ऐसे सीधे निकल जाती कि नहीं? लेकिन जा कहां रही है? अब जा रही है इधर, तो क्या इस रास्ते में जाना चाहिए था अगर मिरर ना आता? जा रहा है इधर, तो क्या ये और ये अगर हम टेल से टेल जोड़ रहे हैं तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा, है ना, पुरानी वाली रे का और जहां रे जा रही है पुराने वाले रास्ते का एक एरो बना दो, और नए वाले रास्ते का एरो तो बना ही है, उनके बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब अपने रास्ते से कितना एंगल भटक गया है। कोई मुझे बता सकता है ये एंगल ऑफ डेविएशन थीटा से कैसे रिलेटेड है? डेल्टा का थीटा से कैसे रिलेशन है? अच्छा, आंसर तो सबको दिख ही रहा होगा, दिख रहा है? अरे ये 60 है, ये भी 60 है, और इस 60 के सामने ये भी क्या होगा? 60। तो डेल्टा फिलहाल क्या है? 120। अब मैं कह रहा हूं कि डेल्टा को अगर थीटा से रिलेट करना हो तो कैसे रिलेट करोगे? क्या बताओ? ये वो रास्ता है जहां रे जा रही थी, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये कितना होगा? 180। अच्छा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? 2 थीटा। और बचा हुआ क्या है? तो क्या मैं लिख सकता हूं डेविएशन विल बी 180 माइनस 2 थीटा। ये हमने फॉर्मूला बना दिया है। फिलहाल जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें थीटा 30 था, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? 120। तो ये साथ साथ एग्जांपल भी नोट कर ले।
अब क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेंशन किया गया है तो प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेंशन किया है तो वो प्लेन मिरर में पूछा ही जा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि प्लेन मिरर बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने यार एक मिरर से डेविएशन की बात करी है, अभी हम दो मिरर से डेविएशन की बात करने वाले हैं। एक रे यहां पे किसी अल्फा एंगल पे इंसिडेंट करी गई है तो ये एंगल भी क्या होगा, तो ये पहला मिरर है, इसको मैं मिरर 1 लिख देता हूं। मिरर 1 से पहले इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ है और उसके बाद मिरर 2 से रिफ्लेक्शन हुआ है ना। क्या पहले रिफ्लेक्शन में जिस रास्ते से जा रही थी रे उससे ये भटकी है कि नहीं, टर्न करी है, कितना एंगल सब बता सकते हैं, 2 अल्फा। ठीक, दूसरी बार जब ये रे यहां गिरेगी तो फिर अपने रास्ते से भटकेगी, कितना, ये आई मैं थोड़ी देर के लिए चलो बीटा मान लेता हूं, नहीं तो ओवरऑल भटकाव कितना हो जाएगा, पहली टर्निंग फिर 2 बार टर्निंग तो कितना हो गया, क्या इतना सबको समझ आ रहा है। अच्छा यहां अगर मैं दिखाना चाहूं डेविएशन तो रास्ते में, इस रास्ते में रे आ रही थी और इस रास्ते में जाने लगी तो ये पहला भटकाव है। तुम कहोगे ये कहां से आप देख रहे हैं, यहां सोचो इसके पैरेलल बना दो तो ये पहला भटकाव है, ठीक है। फिर ये रे फाइनल रे है ना, तो पहले वाले भटकाव के बाद फिर इतना और भटका तो ओवरऑल डेविएशन यही तो है ऑन डायग्राम। बाकी तो मैं ऐसे समझ में आ रहा है, पिछली बार हमने क्या पढ़ा है कि पहली बार अगर इसको अल्फा पे इंसिडेंट किया तो ये रे कितना भटक गई, 180 माइनस 2 अल्फा। तो डेविएशन में दोनों का सम लिख रहा हूं यार, ओवरऑल डेल्टा कितना होगा, 2 डेविएशन का सम। दूसरी बार कितना भटकी, -2 बीटा, तो ये पता है कितना आ गया, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है क्योंकि मैं अभी अल्फा बीटा को इस एंगल से रिलेट करने वाला हूं, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू मिरर। थीटा क्या है यहां पर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ बिटवीन टू मिरर्स। दो मिरर आपस में कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा वो एंगल है। और इंटरेस्टिंग बात ये आने वाली है कि मैं अभी इस आंसर में अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर लिखने वाला हूं, थीटा के बराबर। यानी ये आंसर ना अल्फा पे डिपेंड कर रहा है ना बीटा पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। ये कैसे दिखाएंगे मुझे बताओ। अगर ये अल्फा तो ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। अगर ये बीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है,
अरे नहीं पता, इसका इसका और इसका तीनों का सम कितना होगा 90 90 कितना हो गया 180 गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया थीटा। यार ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है और रटना तो है ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोचो कि मैं अल्फा बदल देता तो डेविएशन के आंसर पे क्या फर्क पड़ता, यानी मैं अल्फा बदल देता तो बीटा भी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता कि उसके सम में कोई फर्क, आंसर तब भी। तो ये बात जरा नोटिस करने वाली है क्योंकि लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे, हमें अपनी बात पर टिका रहना है। क्या कि डेविएशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो मैंने इस एग्जांपल में अल्फा दिखाया था, ये अल्फा पे आंसर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। यानी मैं अल्फा बदलता भी जाऊं तो भी थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं बताओ अच्छा अल्फा को 30 डिग्री करूं, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये एंगल थीटा जो है 45 डिग्री है, डेविएशन 270 आएगा। अगर मैं अल्फा 30 डिग्री रखता हूं तब भी डेविएशन 270 आएगा, अल्फा में 60 डिग्री रखता हूं तो भी डेविएशन 270 आएगा। नहीं रे कैसे भी डालो डेविएशन हमेशा वही रहेगा। क्या जनता समझ पा रही है? बताओ इसके लिए डेविएशन क्या होगा। बता 30 डिग्री पे मैंने रे डाली है, डेविएशन कितना होगा, सब लोग बताओ। 30 डिग्री पे मैंने रे डाली है और ये दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर है, डेविएशन कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है 360 माइनस 2 थीटा। तो थीटा ये वाला या ये वाला 90 वाला, तो डेविएशन कितना आएगा 180। यानी ये रे ऐसे जाएगी फिर 30 पे लौटेगी, ठीक है, और फिर यहां पे ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी कि ये रे और ये रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। नहीं ऐसे आई है तो ऐसे गई है, डेविएशन कितना होगा 180। 180 का मतलब एंटी पैरेलल होता ही है। क्या जनता समझ पा रही है? जैसे आएगी वैसे जाएगी। खैर सब कुछ समझ में आने के बाद राइटर का क्वेश्चन पूछना, कई बार ऐसा होता है कि हमें सब आते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं। चलो क्वेश्चन ये है कि ये एक रे इंसिडेंट हुई है, ये रे किसी आई एंगल पे इंसिडेंट करी गई है, ठीक, फिर वो ऐसे आई, इसकी पूरी लैंग्वेज कहाँ गई यार,
आई कितना होगा? चार ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है। हाथ उठाएगा कोई बोलेगा नहीं। सोचना है और सोचना है। चलो, ये आई का आंसर बताना है सच दैट कि ये रे और ये रे आपस में पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल का मतलब तो होता है सेम डायरेक्शन, लेकिन रे में एंटी पैरेलल को भी पैरेलल ही लिखा जाएगा, इसलिए कि कोई लाइट में थोड़ी एरो बना होता है, वो तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से एरो बना लेते हैं, आने वाले को ऐसे और जाने वाले को ऐसे। लाइट तो लाइट है, ऐसे ऐसे पैरेलल। चलो 45 डिग्री वाले हाथ उठाएं, 30 डिग्री वाले हाथ उठाएं, 60 डिग्री वाले हाथ उठाएं, ऑल वाले हाथ उठाएं, नन वाले हाथ उठाएं। इसके अलावा बचा क्या? बताएं, कहां कंफ्यूजन है? तो यार देखो, पहली बात तो ये रे ऐसे आई होगी तो पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल गई होगी, मतलब डेविएशन कितना है? 180 है। और पूछा आई कितना होना चाहिए उसके लिए। तो यार डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2 थीटा, और थीटा कितना दिया है? सॉरी 360 माइनस, तो ये आ गया कितना? 180। इन्होंने लिखा तो है पैरेलल, इसका मतलब 180 पे गई है। क्वेश्चन पूछा आई कितना होगा, तो अभी तो मैंने बताया कि डेविएशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब आई अगर 30 है तो भी ऐसा होगा, 45 है तो भी ऐसा होगा, 60 है तो भी यही होगा। इसका मतलब इसके सारे आंसर सही हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि नन नहीं लिख सकते, ऑल लिखेंगे। वहां लिखा हुआ है और यहां मैं गलती करा रहा हूं, इसीलिए करा रहा हूं ताकि तुम लोग चौकन्ना रहो हर बात के लिए। क्या जनता समझ पा रही है यार? राइटर जब क्वेश्चन पूछने में आता है तो ऐसे पेश करता है कि आता हुआ ज्ञान लोग भूल जाए। क्लियर है भाई लोग? अब क्योंकि यार रिफ्लेक्शन की बात चल रही है तो हम लोग एक बात और करने वाले। मैंने अभी अभी बताया कि एक रे जितने एंगल पे गिरती है उतने एंगल पे वापस जाती है। चलो यार, एक सिंगल प्लेन मिरर में ले रहा हूं। अभी मैंने कहा था यार ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना था? 30। पता, अच्छा अगर मैं ये एंगल 35 डिग्री कर दूं, 35 डिग्री, तो ये एंगल लौटने वाला भी 35। एक तरह से मैंने इंसिडेंट रे को 5 डिग्री चेंज किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी, मतलब यार आई में जितना फर्क करोगे, बताओ अच्छा आई और आर सेम है तो डेल्टा आई और डेल्टा आर सेम होंगे कि नहीं? चलो ये एंगल है, सबको पता है आई और आर सेम है, तो एंगल डेल्टा आई और डेल्टा आर भी सेम होंगे। आई में जो बदलाव होगा आर में भी वही बदलाव होगा। इस पे कोई दिक्कत है? डेविएशन में क्या बदलाव होगा? अच्छा बता, डेविएशन का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है इधर? 2i। ऑब्वियसली ये थीटा आई था, यहां पे तुम इसको आई लिख सकते हो, और आई आर बराबर होता है, ये थीटा क्या था? आई था।
नहीं, तो डेल्टा डेविएशन क्या आएगा, ये आएगा -2 डेल्टा आई। भाई ये एक फिक्स चीज है, इधर बदलाव होना है तो वो इसी की वजह से तो होगा। इसको तुम ऐसे कैलकुलस की भाषा से समझो, डी ऑफ डेल्टा बराबर होगा 0 -2 बाहर डी ऑफ आई, यानी डेल्टा डेल्टा, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं और डेविएशन का सिंबल भी डेल्टा पढ़ा जाता है। तो डेल्टा ऑफ डेविएशन विल बी ट्वाइस ऑफ डेविएशन ऑफ आई, यानी आई में जितना फर्क पड़ेगा डेविएशन में उसका डबल फर्क पड़ेगा, डेविएशन में उसका, है ना। और दूसरा माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर डेविएशन क्लॉकवाइज, अगर आई क्लॉकवाइज है तो डेविएशन, ये बात मैं अभी थोड़ा देर में समझाऊंगा, पहले ये आंसर एजम कर लो। क्या क्या इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंगल चेंजेस बाय डेल्टा आई, डेविएशन चेंजेस बाय 2 डेल्टा आई इन ऑपोजिट सेंस। क्या ये मैथमेटिकली सबको समझ आ रहा है? अब मैं इसको थ्योरेटिकली एक बार दिखा देता हूं, बाकी तुम लोगों को, ये मैं सिंगल मिरर पे फिर से बातें कर रहा हूं, सिंगल मिरर पे बातें कर रहा हूं। इधर देखिए जरा, ये एक मिरर है, इस पे रे पड़ी, सेम एंगल पे वापस हो गई, यानी ये आई था तो ये भी क्या था, आई था, दोनों आई थे। अभी मैं इस मिरर को इस तरह से घुमाता हूं, मिरर को घुमाऊंगा तो आई चेंज हो जाएगा, यस। दो तरीके हैं, मैं आई चेंज कर सकता हूं या मिरर भी घुमा सकते हैं, यस। मुझे बताओ, मैं आई में बदलाव कर सकता हूं, एक बात ये समझ में यहीं से आ जाएगी, यहीं से समझ में आ जाएगी। मुझे बताओ पहले डेविएशन क्या था, पहले डेविएशन ये था, पहले डेविएशन ये था, अब यहां से 5 डिग्री बढ़ा है और यहां से भी 5 डिग्री बढ़ा है, तो क्या अब नई वाली रे इधर आ रही है तो 5 डिग्री ये कम हो गया और 5 डिग्री यहां से कम हो गया, तो नया डेविएशन 10 डिग्री बदल जाएगा कि नहीं। रे किस सेंस में रोटेट करी थी, एंटी क्लॉकवाइज, और डेविएशन क्या बताओ, पहले रे इधर जा रही थी अब इधर जा रही है, तो डेविएशन में फर्क कैसा है, क्लॉकवाइज। तो आई बदलने के दो तरीके हैं, या तो हम रे टर्न करा दे, या तो हम रे टर्न करा दे, या तो हम क्या टर्न करा दे, मिरर। मैं यहां पे मिरर टर्न करा रहा हूं, इधर देखें, क्या बताओ यार, मैं इस मिरर को थोड़ा ऐसे घुमा दूं, ऐसे, तो क्या नया नॉर्मल खिसक गया, तो आई में कमी आ गई, तो भी तो वही बात हो गई। आई अगर कुछ कम हुआ है तो क्या नए नॉर्मल के साथ, अगर ये आई पहले से कम हुआ है तो इस नए नॉर्मल के साथ आर भी कम हुआ होगा, तो डेविएशन में फर्क पड़ा होगा। पहले ये रे का रास्ता था, पहले ये डेविएशन था नहीं, और अब ये डेविएशन है, फर्क पड़ा है कि नहीं। और वो डेविएशन का फर्क कितना होगा, तो जितनी आई में कमी आई है उसका दुगना होगा, और आई में उतनी ही कमी आई है जितना मिरर रोटेट किया है। मान लिया मिरर थीटा रोटेट किया है, मिरर थीटा रोटेट किया है, तो क्या पुराने वाले आई से यहां थीटा कम हो गया, कितना हो गया, आई माइनस थीटा इधर और आई माइनस थीटा इधर, तो माइनस थीटा इधर कम हो गया, माइनस थीटा इधर कम हो गया, तो 2 थीटा का फर्क पड़ेगा। चलो समझ में आ गया तो ठीक है। यहां पे मैंने क्या है कि इफ एंगल चेंजेस बाय डेल्टा आई, ये एंगल किसका था, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस बाय डेल्टा आई, तो डेविएशन ऑल्सो चेंजेस बाय 2 डेल्टा। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इफ मिरर रोटेट बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी,
रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाई 2 थीटा, इसीलिए डेविएशन का फर्क भी कितना है 2 थीटा का। मिरर को अगर हम थीटा से रोटेट करेंगे, और रोटेट भी किसके अबाउट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट, यानी मिरर को हमने यहां से थीटा रोटेट किया है तो नॉर्मल भी थीटा खिसक गया, तो आई भी कम हो गया और आर भी कम हो गया। इसलिए क्या पुरानी वाली रे और नई वाली रे के बीच में फर्क कितना आ गया 2 थीटा। देखो पहले दोनों रे के बीच में 2i का फर्क था, अब दोनों रे के बीच में यहां भी थीटा कम है और यहां भी थीटा कम है, तो 2i माइनस 2 थीटा है, तो फर्क कितना आ गया 2 थीटा का। क्या जनता समझ पा रही है, क्या कोई दिक्कत है? अगर हम मिरर को थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे, पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना फर्क आएगा 2 थीटा का। अब बताओ मिरर को मैंने कैसा घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और रे कहां घूमी है, ये भी उसी साइड घूमी है। वो अच्छा वो आई में चेंजेस था, आई में चेंजेस कैसा आया है, कम वाला आया है, आई कम हुआ है डेविएशन बढ़ा है, आई कम हुआ है तो डेविएशन, डेविएशन में उल्टा फर्क है। तो ये कुछ बातें जो मैंने समझाई हैं इसको नोट करना है, सीधे सीधे अगर कभी बात आ जाए, ये क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सीधे संबंधित बातें हैं, उसी से सब समझ में आ रही, इसलिए यहां तक बातें करी जा सकती हैं। तो जब मैं यहां इमेज कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो हम केवल मिरर के लिए नहीं, प्लेन मिरर के लिए नहीं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्लैब, लेंस, सबकी इमेज का कुछ जनरल बातें करने वाले हैं, और न सिर्फ इमेज का, ऑब्जेक्ट की भी बातें करेंगे। इमेज मैंने कहा कि क्या होता है, दिखाई देने का धोखा होता है, और किन वजहों से होता है, या तो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है या तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अभी मैं प्लेन मिरर डिस्कस कर रहा हूं तो कौन सा नियम काम करेगा, रिफ्लेक्शन। जब मैं कोई बाउंड्री डिस्कस करूंगा तो कौन सा काम करेगा, रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल लॉ काम करेगा। खैर सारी बातें मैं एक ही जगह बताने वाला हूं ताकि कुछ पिक्चर दिमाग में बने। रे ऑप्टिक्स को लेके ये पिक्चर बहुत अहम है, पूरी रे ऑप्टिक्स इस पे टिकी है। तो सबसे पहले मैं प्लेन मिरर के लिए इमेज कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि इमेज हमें क्यों और कैसे दिखाई देती है। सोचो यार ये एक डॉट है, इस डॉट से निकलने वाली रेस सीधे सीधे किसी आंख को मिल रही है, ये आंख की बॉल है, थोड़ा बड़ी दिखाई है मैंने ताकि तुम्हें ये पूरा रेस का क्राउड आंख को पड़ रहा है ये नजर आए। तो आंख इन रेस के क्राउड से कलर भी ले रही है, और रे की क्राउड से आंख को यह भी पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर, या ये दूरी और पास का अंदाजा भी इसी क्राउड के एंगल पैटर्न से पता चलता है, उसी से पता चलता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये रे, ये आंख ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख रही है या धोखा हो रहा है, डायरेक्ट देख रही, इसको डायरेक्ट ही कहेंगे, नहीं तो फिर दुनिया में फिर सब धोखा हो जाएगा, फिर तो इसको डायरेक्ट ही कहेंगे, सीधे रेस। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, मिरर बीच में आ गया है, ऑब्जेक्ट इधर ले आया हूं मैं,
और अब इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज क्या टकरा के वापस आएंगे, तो किस नियम के हिसाब से वापस आएंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। आज डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नया लाया गया है, देख रहे हो, सब पेड प्रमोशन। हाँ, खाना दिया गया, दाना। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ज्यादा खिला दिया। क्या ये रे, अभी तक का जो डिस्कशन चल रहा था वो सिंगल रे डिस्कशन चल रहा था। हर टॉपिक में एक सिंगल रे डिस्कशन आएगा और दूसरा मल्टीपल रे जो इमेज बनाती है वो डिस्कशन आएगा। तो अभी तक सिंगल रे डिस्कशन चल रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इमेज कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो इमेज तो हमेशा बहुत सारी रेज मिलके बनाती है ना, तो बहुत सारी रेज, क्या हर रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी? देखो यार, जितने एंगल पे रे आई है उतने एंगल पे अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से सही सही रे को लौटाएंगे तो आंख का ये जो क्राउड है लाइट का, वो आंख को क्या महसूस कराएगा? क्या आंख को मिरर का कोई कलर होता है क्या? नहीं। रेज यहां से निकली, कलर इंफॉर्मेशन यहां से टकराई और वापस गई, मिरर का कोई कलर था ही नहीं। तो क्या इन रेज में कलर इंफॉर्मेशन इस डॉट की है? लेकिन जिस तरह से आ रही है उस तरीके से आंख डिसाइड क्या करेगी कि ये इंफॉर्मेशन इधर से नहीं बल्कि कहां से आ रही है, सामने से आ रही है। भाई आंख को तो हमेशा सीधा सीधा सच्चाई देखने की आदत है, ये झूठ तो बाद में डेवलप हुआ नहीं। आंख इन रेज से यही अंदाजा लगाएगी कि इंफॉर्मेशन सामने से आ रही है। तो ये सच्चाई है या धोखा है? और ये छोटा मोटा नहीं, बड़ा धोखा है। बड़ा धोखा क्यों? क्योंकि ना तो यहां पे रेज है ना यहां कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां रे इकट्ठा तक नहीं हुई है। तो इस धोखे को ही हम क्या बोलते हैं? इमेज। और क्योंकि बड़ा धोखा है तो इसको हम नाम देने वाले वर्चुअल इमेज। यानी इमेज कितने तरह की होती है? दो तरह की, रियल और वर्चुअल। अभी इसको ध्यान देना जरा, पहले तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाए फिर एक साथ लिख लेना यार। तो ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? कौन कहां है? तो वो होती नहीं है, आंख को महसूस होता है। वो तो हम ऐसे बना देते हैं। इमेज होती है या महसूस होती है? वर्चुअल इमेज महसूस होती है और रियल इमेज होती है। अभी आएगा, सही शब्द का चुनाव करने से सही भाव डेवलप होता है। तो वर्चुअल इमेज महसूस होती है, रियल इमेज। चलो, तो क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है या रियल इमेज? क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है या रियल भी बना सकता है? हाँ, मैंने इस बार थोड़ा रेज ज्यादा ली है और ये इमेज है। ये इमेज रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल है। अच्छा, वही देखना चाहिए क्या? नहीं, आंख ऊपर से नीचे तक कहीं भी चली जाए वही इमेज नजर आएगी। भाई मिरर हमें दिखाई देता है, थोड़ा इधर से देखो तो क्या नहीं दिखाई देता? सब दिखाई देता है। नहीं, बल्कि चलो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में बात करना नहीं, प्लेन मिरर है नहीं। मैं यहां पर यार पहले तुम्हें एक रियल इमेज इसमें दिखा रहा हूं। ये कौन सा मिरर है? अभी नोट कर लेना, बहुत मौके मिलेंगे। स्फेरिकल मिरर, मैं केवल अभी इमेज कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ये रे आई, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस गई। नहीं, ये ग्रीन लाइट क्या डिनोट कर रही है? इस जगह का नॉर्मल। भाई स्फेरिकल मिरर में तो हर जगह का नॉर्मल अलग अलग तरह का होगा, अलग अलग एंगल का होगा। इस जगह का नॉर्मल ये है, ये भी आई और आर सेम है। अगर मैं सही माने में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह लगाऊंगा तो तुम देखोगे एक डॉट से निकलने वाली रे दोबारा एक जगह पे इकट्ठा होती है। बात क्लियर है? तो अगर इधर कोई आंख होती इधर, तो उस आंख को क्या लगता? उस आंख को लगता कि यहां पे कोई डॉट इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से रे वापस आई है, क्या इस आंख को धोखा देंगी कि इंफॉर्मेशन यहां पर
मौजूद है? नहीं। यहां इंफॉर्मेशन मौजूद है कि नहीं है? हाँ, ओके। ये इंफॉर्मेशन यहां से चली थी, दोबारा यहां कलेक्ट हुई, यानी एक तरह से वही तरीका जो वहां से निकलने का था वही दोबारा यहां पर फिर से डेवलप हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन इस जगह से आ रही है। नहीं, तो इंफॉर्मेशन यहां इकट्ठा तो हुई है। क्या कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है या ये सब कुछ धोखा है? कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, हालांकि यहां ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। अगर आंख इधर देख रही होती तो वो रियलिटी होती, इधर देख रही है तो वो क्या है? धोखा है। लेकिन ये धोखा इतना बड़ा धोखा भी नहीं है। यहां सही में कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज में कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, वर्चुअल इमेज में नहीं करता है। यानी यहां रे भी है, कटिंग पॉइंट भी, बस ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन वहां से चली थी वही दोबारा यहां इकट्ठा हुई है। एक डॉट की एक डॉट बनना, यही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। ये भी समझ लें, क्या वहां भी एक डॉट था और जब बना तो उसी डॉट का रिक्रिएशन हुआ है। एक डॉट का एक डॉट बनना, यानी रेड डॉट का रेड डॉट बने, ब्लू डॉट का ब्लू डॉट बने, तो वो एक मीनिंगफुल इमेज बनती है। यानी वही डॉट तुम्हें यहां नजर आएगा। तो ये कौन सी इमेज हो गई? रियल इमेज। क्या जनता समझ पा रही है? तो अभी मैंने रियल और वर्चुअल यहां दिखाया है। चलो मैं अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक डॉट से रे चली और टकरा के वापस गई, ठीक है। बताओ इस आंख को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पीछे कहीं से आती हुई महसूस होगी कि नहीं? यहां कहीं से। तो वो इमेज है रियल या वर्चुअल? वर्चुअल है। अभी तुम्हें समझ आया रियल क्या है, वर्चुअल क्या है? आंख को कटिंग पॉइंट नजर तो आ रहा है मगर कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या हो गया? वर्चुअल। अब मैं रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूं, सारी बातें यहीं कवर कर लेते ताकि इमेज वाली बात समझ में आ जाए। ऑब्जेक्ट से रे चली और अब रे पार चली गई। पार चला जाना मतलब क्या? रिफ्रैक्शन। और स्नेल लॉ के हिसाब से पार करी। पहले एंगल ज्यादा था, बाद में एंगल और कुछ ज्यादा ही कम हो गया है, काफी कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि वहां से लौटने वाली रेस दोबारा एक जगह पर इकट्ठा हो गई है। तो मुझे बताओ इन रेस को कहां से देखा जाना चाहिए? अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आंख कहां हो जिससे वो इमेज नजर आए। कहां से देखना चाहिए? अरे ये कटिंग पॉइंट है, इधर से देख लो। कटिंग पॉइंट के आगे खड़े हो जाओ तो क्या आंख को इंफॉर्मेशन मिल रही है? रियल या वर्चुअल? अच्छा, लिखा ही था, बहुत बढ़िया। क्या कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या बहुत बड़ा धोखा है? धोखा तो है मगर बहुत बड़ा धोखा। कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या है? रियल। यहां कटिंग पॉइंट है, जो इंफॉर्मेशन वहां से चली वो दोबारा यहां इकट्ठा हुई। वहां देखता तो रियल था, यहां दिख रहा है तो, वहां दिखता तो सच में ऑब्जेक्ट था। अरे फिर तो इमेज ही नहीं था, फिर तो ऑब्जेक्ट था। यहां देख रहा है तो इमेज है, बट क्या जनता समझ पा रही है? भाव वही है यार, कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो रियल, नहीं करता है तो चलो। अगर मैं कहता हूं कि ये रे टर्न तो करती स्नेल लॉ के हिसाब से मगर इतनी टर्न नहीं करती कि आगे मिल पाए, तो क्या अब ये रे मिलने का कोई स्कोप? अब मिलने का स्कोप नहीं, तो आपको यहीं से इनको देखना चाहिए, बस बाउंड्री पार, बाउंड्री पार, क्योंकि आगे कट करने का कोई स्कोप। क्या बताओ इन रेस का जो क्राउड है थोड़ा सा टर्न किया है, ज्यादा टर्न, तो क्या इनका कटिंग पॉइंट पीछे कहीं महसूस होगा? नहीं। फिर से इमेज दिख रही कि नहीं? अरे इमेज दिख रही कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो यहां दिखाई देता, टर्न हो गया ना बीच में, और टर्न हो गया तो फिर अब सच्चाई दिखेगी नहीं, सही लोकेशन नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा आगे पीछे नजर आएगी। रियल या वर्चुअल? क्या सबको समझ आ रहा है? ये बड़ा धोखा है, क्योंकि ना तो वहां रेज है ना वहां कटिंग पॉइंट है, ये केवल आंख की अपनी इमेजिनेशन है। ऑब्वियसली आंख के साथ ब्रेन अटैच्ड है, उसकी इमेजिनेशन है। आंख केवल इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचा रही है। क्या जनता समझ पा रही है यार? ये कौन सी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज। तो यार रियल और वर्चुअल को लेके हमने जितनी बातें अभी समझाई हैं वो मैंने यहां पे इकट्ठा करी है। रेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन / रिफ्रैक्शन एक्चुअली कट एट अ पॉइंट
या पॉइंट ऑफ कटिंग पॉइंट एक्चुअली एग्जिस्ट, इसको थोड़ा सही कर ले, एक्चुअली कट एट अ पॉइंट या कटिंग पॉइंट एक्चुअली एग्जिस्ट। अगर कटिंग पॉइंट सच में एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सी है? रियल। रियल रियल। ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल है। वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। रेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी वो किसी पॉइंट से आती हुई नजर तो आ रही है बट वो पॉइंट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो कौन सी इमेज हो गई? वर्चुअल। क्या अभी पूरी बात समझ में आ रही है? रियल और वर्चुअल का अंतर क्लियर है? नोट करें। ये कॉन्सेप्ट पूरी रे ऑप्टिक्स में चलेगा। मैं यहां पे इसलिए एक साथ बता दिया हूं कि तुम्हारे लिए पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाए, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज कहां होती है और आंख कहां होती है उसको देखने के लिए। मैंने आंख भी बनाई है, तुम भी आंख बनाना यार भाई। हमें ये भी तो महसूस हो कि कहां से देखें तो रियल इमेज नजर आएगी, कहां से देखें तो वर्चुअल इमेज नजर आएगी। हैंग हो जाएगा, ज्यादा प्रोग्राम मत चलाओ उसमें। इसी में तुम्हें मजा आ जाता इसमें खुशी की क्या बात। तो हम लोग यार फिर से वापस आ जाते हैं प्लेन मिरर पे। ये नोट कर लें पहले। सर इमेज रियल भी होती है और इमेज वर्चुअल भी होती है। अभी यार इसका अंतर सबका क्लियर हो गया है। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है क्या? भाई ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है,
वो तो रियल ही होना चाहिए। पहला भाव सबके मन में यही आता है कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल हो जाए, या तो वो है या तो वो नहीं है तो रियल है और नहीं है तो फिर किसकी बात कर रहे हैं हम, है ही नहीं तो फिर किसकी बात कर रहे हैं। तो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसी भी कोई चीज होती है? तो अब लिखा है मैंने तो होती ही होगी। मुझे बता, ये ऑब्जेक्ट था और आंख को जो इमेज नजर आ रही है यहां पे, वो रियल है वर्चुअल? कैसी है? क्यों? क्योंकि यहां ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैं कह रहा हूं क्या प्लेन मिरर किसी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है? हाँ, क्या कभी ने सुना, किसी ने सुना है कि प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है? जरूर, मैं यहां पे तुम्हें एक रियल इमेज बना के दिखा रहा हूं। देखो, ये अलग अलग जगहों से रेज आई हैं और एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है? कटिंग पॉइंट आ गया कि नहीं? तो ये इमेज नहीं बन गई। अगर आंख यहां होती तो उसको इमेज नजर आती कि नहीं? लेकिन यार ये इमेज बनने के पहले ही रूल को तोड़ रहा है। इमेज बनने के लिए एक डॉट से रे चले और दोबारा एक डॉट बना दे, तभी तो उसका मीनिंगफुल है। अब तुम कहो कि यार पूरी दीवार से आई रेज अलग अलग हिस्सों से और वो एक डॉट में समा गई, इज इट मीनिंगफुल? कि अलग अलग हिस्सों से आई हुई इंफॉर्मेशन एक डॉट पे सिमट गई, यानी पूरा इंसान किसी मिरर के सामने गया और वो एक डॉट बन गया। बात समझ रहा है? तो अलग अलग हिस्सों से आई हुई इंफॉर्मेशन एक डॉट बनाएगी तो वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये भी हमें समझ आता है। तो क्या ये सारी रेज एक डॉट की हो सकती हैं? क्या ये सारी रेज एक डॉट की हो सकती हैं? हो सकती हैं। कैसे? सोचो कि ये एक लेंस से आई हुई रेज है और लेंस के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा था। मैं लेंस के पीछे का सीन दिखा रहा हूं। कहां गया लेंस के पीछे का सीन? तुम्हें पता है कि एक लेंस एक डॉट से चलने वाली रेस को दोबारा एक डॉट में इकट्ठा कर सकता है। देखो जरा, ये अलग अलग हिस्से से आए वाली रेस एक लेंस ने भेजी है और लेंस के पीछे क्या था? लेंस के पीछे एक डॉट था। लेंस के पीछे एक डॉट था। क्या लेंस एक डॉट से डाइवर्ज करने वाली रेस को दोबारा कन्वर्ज कर सकता है कि नहीं? और कन्वर्ज करके यहां भेज रहा था, मगर भेजने में कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? बीच में क्या गया? मिरर। तो बताओ, क्या ये सारी रेज एक डॉट की है कि नहीं है? मुझे बताओ, इस डॉट से रेज चली और दोबारा क्या ये सारी रेज एक डॉट बनाने जा रही थी कि नहीं? तो क्या ये सारी रेज उसी डॉट की हैं? जा रही थी इधर बनाने, बन गया इधर। क्यों? सबका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां इमेज बना दिया। तो अब तुम कहोगे यार ये इमेज रियल इमेज है, पहली बात, और ये इमेज मीनिंगफुल इमेज है, दूसरी बात। क्यों? क्योंकि एक ही डॉट से चली थी, फिर दोबारा डॉट बन गई, तो वही डॉट रिकंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं? तो ये मीनिंगफुल भी है और रियल भी है। किसकी है ये बताना पड़े तो तुम्हें बड़ी कहानी बताना पड़ेगी। क्या? कि ये इमेज आगे बनने वाली थी, जो लेंस बनाने वाला था, जिसके पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा था। ऐसे बोलोगे ना कि ये इमेज इधर बनने वाली थी, जिसको लेंस बनाने वाला था, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा था, लेकिन बीच में मिरर आ गया तो यहां बन गई। क्या तुम ये बोलना पसंद करोगे? नहीं। तो हम क्या है, जब बड़े स्टेटमेंट आ जाते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं। तो इस लंबे से रिश्ते को हम लोग एक नाम देने वाले हैं। क्या नाम देने वाले हैं? कि ये इंफॉर्मेशन जिस पॉइंट पे इकट्ठा होने वाली थी वो हो नहीं पाई, यहां कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी अगर मिरर ना होता तो वो लोकेशन यही होती कि नहीं?
इसी का नाम वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जो नहीं है वो, ये क्या है? वर्चुअल। देखा जाए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लोकेशन है, ये एक ज्योमेट्रिक लोकेशन है कि अगर ये मिरर ना आता तो इधर बन जाती, उसके हिस्से का यहां बन गया। तो ये रियल इमेज है किसकी? तो तुम बड़े इजीली कह सकते हो सामने एक इमेजिनरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो बन सकता था। नहीं, सामने एक इमेजिनरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो बन सकता था अगर मिरर ना आता। क्या जनता समझ पा रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक ज्योमेट्रिक लोकेशन का नाम है जहां पे रेज इकट्ठा हो सकती थी, और वो रेज हमेशा बाउंड्री या मिरर पे कन्वर्जिंग गिरती हैं। कैसी गिरती हैं? कन्वर्जिंग। देखो यार, कन्वर्ज करके, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश। कन्वर्ज होके एक जगह इकट्ठा होने वाली थी कि नहीं, मगर यहां इकट्ठा हो गई। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज है? रियल इमेज। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो रियल ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ कहने को है ही नहीं। रियल ऑब्जेक्ट की रेस कैसी होती है? डाइवर्जिंग होती हैं, तो समझ जाओ वो रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रेज अगर किसी मिरर या बाउंड्री पे गिरती हैं तो वो कैसी होती हैं? कन्वर्जिंग, और किसी एक पॉइंट पे मीट करने वाली होती हैं। यहां मैं डॉट ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये रेस कन्वर्जिंग है और एक डॉट पे इकट्ठा होने की कोशिश है। जैसे देखो यार, यहां मैंने कुछ रेस दिखाई है ऐसे, जो यहां इकट्ठा होने वाली थी, सॉरी इधर इकट्ठा होने वाली थी, इधर से गिरी, इधर इकट्ठा होने वाली थी, लेकिन बीच में रिफ्रैक्शन हो गया तो कहां इकट्ठा हो गई? इधर इकट्ठी हो गई। तो ये लोकेशन क्या कहलाएगी? वर्चुअल। और ये क्या कहलाएगी? उसकी रियल इमेज। ये क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सारी रेज जो यहां से गिरी वो इधर इकट्ठा होने वाली थी, बन कहां गई? इधर। तो ये क्या बन गया? रियल इमेज। इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? रियल इमेज। तो कन्वर्जिंग रेज हैविंग अ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसी कन्वर्जिंग रेज जिनके अंदर एक डॉट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है ना, फॉल्स ऑन अ बाउंड्री और सरफेस, है ना, फॉल्स ऑन अ बाउंड्री और सरफेस, वी कैन ट्रेस अ लोकेशन वेयर दीज रेज कैन फॉर्म अ पॉइंट, है ना, कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर हम इन रेस को आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे इकट्ठा होंगी, उसी पॉइंट का नाम क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पूरी बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट रियल भी होता है, उसकी रेस डाइवर्जिंग होती है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, उसकी रेस हमेशा कन्वर्जिंग होगी, जो किसी एक डॉट पे इकट्ठा होने वाली होंगी, जो हो नहीं पाएंगी। हो जाती तो फिर आगे की कहानी खत्म थी। इनके कट निकाल देना है, एक रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक। शुरू में मैंने कुछ मैथमेटिकल टूल बनाए थे, याद है यार, पढ़ाए थे, जिनके टॉपिक के नाम नहीं थे, जो लोग शुरू में आए होंगे, जिसमें वो प्रोपोर्शनलिटी तय करना, कंपैरिजन बेस्ड, परसेंट बेस्ड, रेशियो बेस्ड। तो उनके लेक्चर्स का मैं एक गूगल शीट बनाऊंगा, उसमें लेक्चर होंगे, क्वेश्चंस होंगे, फिर लेक्चर होगा, फिर क्वेश्चन होंगे। तो जो लोग मिस कर दिए हैं उसको जरूर पढ़ें, इसलिए कि मुझे लगता है पूरी फिजिक्स एक तरफ है और वो टूल्स एक तरफ हैं जो फिजिक्स को मजबूत करते हैं। अब नहीं पढ़ाया तो अब यहाँ रेगुलर क्लास में तो नहीं होगा, लेकिन उनके वीडियो को ही मैं लिंक करके एक गूगल फॉर्म बनाऊंगा। गूगल फॉर्म तुम लोगों को अभी तक मिले हैं किसी टॉपिक में? नहीं मिले हैं, अभी मिलेंगे कुछ दिन बाद, जब अब कुछ दिन बाद तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, अगले साल वालों को मिलेंगे। अरे यही जो क्वेश्चन शीट में मिलते हैं उन्हीं का मैं गूगल फॉर्म बनाऊंगा, तो जैसे ही सबमिट करोगे तो आंसर तुरंत मिल जाया करेंगे। तो 10 मिनट क्लास का वो बचेगा। और मुझे पता भी चल जाएगा कौन किया कौन नहीं किया।
दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। क्लास में मैं यही तो चेक करता हूं कि कौन किया कौन नहीं किया। नोट कर लिया भाई लोग? तो अगर इमेज जब भी बनती है तो इमेज बनाने के लिए एक रे जिम्मेदार होती है या एक से बहुत ज्यादा? एक से ज्यादा। भाई रे की तो एक्चुअली कोई काउंटिंग ही नहीं होती है। रे की कोई काउंटिंग थोड़ी होती है, वो तो एक कंटिन्यूअस इंटेंसिटी है। फिर भी अगर हम उनको रेज में तोड़ रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि हजारों लाखों रेज इमेज मिलके बनाती हैं। लेकिन ऑन पेपर इमेज को लोकेट करना मकसद होता है, इमेज को महसूस कराना मकसद नहीं होता है। यहां मैं महसूस कराने के लिए बहुत सारी रेज का सहारा ले रहा था, लेकिन ऑन पेपर इमेज बनाने के लिए हम केवल 2 रे से बना सकते हैं, क्योंकि इमेज को लोकेट करना मकसद होता है, इमेज को महसूस कराना मकसद नहीं होता है। प्लेन मिरर में मैंने अभी अभी एक डॉट ऑब्जेक्ट दिखाया था। उस डॉट से चलने वाली कोई एक रे किसी एंगल पे डाल दो और उसी एंगल पे वापस कर दो, ठीक है? जिस एंगल पे इंसिडेंट उसी एंगल पे वापस। ऐसी एक रे नीचे भी डाल दो, उसी एंगल पे वापस कर दो। तो क्या इन दोनों रे का कटिंग पॉइंट पीछे कहीं महसूस होगा कि नहीं? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? इमेज। रियल या वर्चुअल? ये वर्चुअल इमेज है। किसके लिए? एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्चुअल इमेज है। इसी तरह से हम उल्टी बात करें कि रे ऐसे आ रही थी, ऐसे और ऐसे, 2 ही रे दिखा देते हैं। बताओ अगर बीच में मिरर ना आता तो ये रेस कहां इकट्ठा होती? इधर कहीं इकट्ठा होती। तो इसका नाम क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जहां ये एक्चुअली इकट्ठा हो गई उसका नाम क्या हो जाएगा? रियल इमेज। खैर, क्या दोनों ज्योमेट्री को ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पूरी तरह से हर प्रॉपर्टी इसकी सेम है नहीं? और जब हर प्रॉपर्टी सेम है तो क्या ये दूरी और ये दूरी अलग हो सकती है क्या? ये दूरी और ये दूरी अलग हो सकती है क्या? कैसे प्रॉपर्टी सेम है यार? ये एंगल सेम है तो क्या नॉर्मल के सामने ये भी एंगल सेम होगा? बचा हुआ ये एंगल सेम होगा, इसी तरह से ये एंगल सेम होगा, ये लेंथ कॉमन है। तो जब 3-3 4-4 प्रॉपर्टी सेम हो जाती है ट्राइंगल की तो फिर वो सेम हो जाता है, यानी ये दूरी भी। तो कुल मिलाकर चाहे रियल का वर्चुअल बने चाहे वर्चुअल का रियल बने, एक बात दोनों में कॉमन है, जितना दूर मिरर से इमेज होगा उतना दूर। तो यार प्लेन मिरर की इतनी बात हमें और समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके बराबर होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। एक डॉट ऑब्जेक्ट के लिए जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। बात क्लियर भाई लोग? और प्लेन मिरर का डिस्कशन बस हम इतना ही करने वाले हैं। प्लेन मिरर मेंशन नहीं किया, हमने इतनी बातें कर ली हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो छुएंगे शुरू का तो इतना ही छुएंगे। नोट कर लिया भाई?
तो एक स्फेरिकल मिरर कैसे बनता होगा, उसके लिए इमेजिन करो कि एक बड़ा सा गोला है और उस बड़े से गोले में बाहर कोटिंग करी गई है और अंदर उसको स्मूथ कर दिया गया है, अंदर से स्मूथ है और बाहर कोटिंग करी गई, और उसका एक सर्किल कट करके बाहर निकाल लिया है, एक सर्कुलर पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिया है। अब ये सर्कुलर पोर्शन अगर बाहर निकाला जाएगा तो अंदर से स्मूथ नजर आएगा और बाहर से पॉलिश नजर आएगा। ऐसा धसा हुआ पानी, ये तवे की तरह होगा, तवे का एक सरफेस स्मूथ हो जाता है रोटी बनाते बनाते और बाहर वाला उसमें धुआं लग जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो वैसे ही लगभग है, यहां ब्लैक की जगह थोड़ा रेडिश कोटिंग होती है किसी और चीज की। तो बता यार ये क्या बन गया, कौन सा मिरर बन गया, स्फेरिकल मिरर। और क्योंकि केव वाला पार्ट स्मूथ है, अंदर वाला जैसा तवे में होता है, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव। ऐसे ऑन पेपर दिखाया जाएगा। और अगर उल्टा होता, इसी में उल्टा कर दो यार, कोटिंग इधर कर दो, पॉलिश और स्मूथनेस उधर ला दो, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। तो खैर ये इमेजिन करने के लिए है। ऑन पेपर हम लोग ऐसे कॉन्वेक्स दिखाते हैं, ये कॉन्वेक्स है ऐसा, और कॉनकेव कैसे दिखाते हैं, आमतौर पे ऐसे रखते हैं सीधे। ये क्या है, कॉनकेव, और ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो ये स्मूथ या पॉलिश्ड पोर्शन है और ये क्या है, तो अगर मैं कहूं कि मिरर की अभी फिलहाल पहचान क्या है, मिरर की पहचान क्या है, इस मिरर में हम अंतर कैसे करेंगे, क्या बताओ। जो जितने बड़े गोले से काटा गया होगा उसका कर्वेचर वो उतना ही ज्यादा कर्व्ड होगा, जितना उतना ही कम कर्व्ड होगा। जितना बड़े गोले से काटा जाएगा उतना कम कर्व्ड होगा। छोटा गोला और बड़े गोला, छोटे गोले से काटा गया मिरर और बड़े गोले से काटा गया मिरर, क्या बता यार, जितना बड़े स्फीयर से काटा जाएगा उसका कर्वेचर कम होगा, उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। क्या बात समझ रहे? तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, रेडियस ऑफ। वैसे तो रेडियस ऑफ स्फीयर बोला जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये स्फीयर है ही नहीं, ये पार्ट ऑफ द स्फीयर है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ। यानी मिरर की पहचान फिलहाल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कुछ नाम यहां मैं इन्वॉल्व कराने वाला हूं। अगर किसी मिरर में, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यार ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हम एक पॉइंट दिखाते हैं O, और फिर उससे निकलने वाली रे कहीं एक जगह कलेक्ट होती है या कलेक्ट होती हुई महसूस होती है ना। फिलहाल मैंने कॉनकेव दिखाया है, तो ये इमेज तुम्हें रियल नजर आ रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लोकेशन हो गया और ये इमेज लोकेशन हो गया। ये कॉन्वेक्स की इमेज मैंने यहां दिखाई है ना, वो ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज हो गया। खैर, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहां लोकेट किए हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहां दिखा रहा हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है तो उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। इस लाइन का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर ड्रॉप का मतलब मिरर के साथ वो 90 डिग्री पे खींची गई लाइन। अगर प्रिंसिपल एक्सिस उस लाइन का नाम है जो मिरर पे परपेंडिकुलर डाली गई है, उस लाइन का, वो इमेजिनरी लाइन है। ऑब्जेक्ट उस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो तुम देखोगे इमेज भी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। जरा कॉन्वेक्स में देखो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो इमेज भी कहां बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। जब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बनेगी। अभी फिलहाल मैं डॉट ऑब्जेक्ट के लिए डॉट इमेज लोकेट कर रहा हूं। कुछ नाम यहां मैंने दिखाए हैं यार, ओ से ऑब्जेक्ट, आई से इमेज, और ये ग्रीन लाइनें पता है किसको डिनोट कर रही हैं, क्या ये ग्रीन लाइनें मिरर को डाली गई परपेंडिकुलर हैं, और सारे परपेंडिकुलर जो मिरर पे ऐसे डाले गए हैं, है ना, क्या बताओ, वो सारे उसकी रेडियस को डिनोट करेंगे, रेडियस वाली लाइन को। तो जहां वो कट करेगा वो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे नाम मैंने यहां एक जगह दिखे। अच्छा, ये वर्चुअल बना दिया है। चलो, इधर से ऑब्जेक्ट चला
और इधर इमेज बनी, तो इमेज को क्या लिखेंगे, आई। यहां से रे चली है तो ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस टॉपिक में अच्छी बात ये कि हम एक रे से ही इमेज लोकेट कर सकते हैं। क्यों यार, जब तक एक डॉट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो क्या गारंटी होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। बस तुम्हें ये करना है कि एक नॉर्मल ड्रॉ करना है सही सलामत, और ये एंगल सही बना देना है। और अगर तुम एंगल सही बनाओगे तो क्या एक ही रे से इमेज लोकेट हो जाएगी, है ना यार। ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, इमेज है। तो ओ यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट लोकेशन, आई क्या है, इमेज लोकेशन। क्या ये जो डॉटेड करके मैंने दिखाया है, ये मिरर पे डाला गया परपेंडिकुलर है और मिरर पे डाले गया सारे परपेंडिकुलर। ये प्रिंसिपल एक्सिस भी एक परपेंडिकुलर था, ये भी एक परपेंडिकुलर है। सारे परपेंडिकुलर एक पॉइंट में मिलते हैं जो उस कर्वेचर का सेंटर होता है। ऑब्वियसली यार ये स्फीयर का भी सेंटर होता है जिस स्फीयर से इसको कट करके निकाला गया है। तो सी यहां पे हमने नाम दिया है किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये जितने भी सिंबल्स हैं ये पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। पी का मतलब होता है पोल। मैंने जब ये प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉप करी थी तो मिरर को जहां जिस पॉइंट पे इसने कट किया था उस पॉइंट का नाम क्या है, पोल। तो ये चार नाम पॉइंट्स के हैं, और कुछ नाम और आने वाले हैं, कुछ सिंबल जो दूरी को डिनोट करेंगे। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी। वी क्या होता है, इमेज की दूरी। और आर क्या होता है, सेंटर की दूरी। सेंटर की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे नाम सबको क्लियर होना चाहिए। अच्छा बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा, लेफ्ट। क्यों, सारे नॉर्मल लेफ्ट में मिलेंगे तो यहां सेंटर होगा। कॉन्वेक्स का सेंटर कहां होगा, अगर मैं इनमें परपेंडिकुलर डालूंगा तो इनका कटिंग पॉइंट कहां आएगा, राइट में आएगा। कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट होता है, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट। यानी ऐसे कह सकते हैं, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होता है स्मूथ सरफेस के, और इसका बिहाइंड द मिरर होता है। इसका फ्रंट ऑफ द मिरर में होता है और इसका बिहाइंड द मिरर होता है। अगर कोई तुमसे ये कहे कि एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करी गई है यहां से, तो बता सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली गई रे मिरर पे कहीं भी डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। वो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगी और नॉर्मल के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ होता है या सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं। अगर मैं यहां भी ऐसे बात करूं कि एक रे मैं सेंटर की तरफ भेज रहा हूं, सेंटर की तरफ भेज रहा हूं, तो क्या वो रे सरफेस के साथ कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे, और नॉर्मल के साथ कितने डिग्री पे होगी, 0 डिग्री पे। क्या हर डॉटेड रे जो सेंटर से पास करती है, ये डॉटेड लाइन जो सेंटर से पास करती है उसको नॉर्मल कहा जा सकता है कि नहीं। तो बता, जो रे सेंटर से पास करेगी, सीधा स्टेटमेंट, जो रे सेंटर से पास करेगी और सरफेस पे गिरेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द मिरर होगी, एंड उसका आई कितना होगा, 0, है ना। रे पासिंग थ्रू सी, सी हैज एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0 डिग्री, एंड एंगल विद द सरफेस वो कितना होगा, 90 डिग्री।
ये कुछ बात और है जो हम मिरर को लेके लिख सकते हैं। तो फिलहाल अच्छा, ये सारे परपेंडिकुलर जो हम मिरर पे ड्रॉप कर रहे हैं वो एक पॉइंट पे कट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन स्फेरिकल मिरर meet at a single point called COR, that is center of curvature। COR का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। COC सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा ही लिख लो यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस टॉपिक में यार डिस्कशन का मुद्दा क्या है, हर टॉपिक में दो डिस्कशन होते हैं, सिंगल रे डिस्कशन और इमेज डिस्कशन। इमेज का डिस्कशन कभी भी सिंगल रे डिस्कशन नहीं होता है, तो सिंगल रे डिस्कशन करने को इसमें ज्यादा है नहीं। मैंने ये सिंगल रे डिस्कशन ही किया है कि एक रे सीधे सीधे डालोगे तो सीधे सीधे वापस आएगी 90 डिग्री पे। यहां में बात करना है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज। अगर ऑब्जेक्ट कुछ u दूरी पे है तो इमेज कुछ v दूरी पे, तो u के लिए हमें क्या बताना होगा, v कितना है। तो फिलहाल इस टॉपिक में u के लिए v का फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, हाँ, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ तो अभी आए नहीं ना यार। खैर, तो आफ्टर डेरिवेशन हम लोग u, v और r में एक रिलेशन निकालने वाले हैं। u, v और r में एक रिलेशन आने वाला है, वो इसी ज्योमेट्री से डेराइव करके आता है, और वो रिलेशन क्या आता है, 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आफ्टर डेरिवेशन आता है, हमें उसका डेरिवेशन फिलहाल नहीं करना है। तो जब भी यार हमें u के लिए v निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का हम सहारा ले लेते हैं। अभी फोकल लेंथ डिफाइंड नहीं हुआ है, अभी डिफाइंड होगा। ये वो पहला फॉर्मूला है जो इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इसका अभी कोई होमवर्क नहीं है। फर्स्ट सेक्शन में 4, 5, 7 क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। कितने हैं, बस 10 क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। स्फेरिकल में